पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान और बासलाहियत घुड़सवार से जिन्होंने कम उम्री में अपने शौक को जुनून बनाया, मेहनत को अपना रास्ता बनाया और रेस ट्रैक को अपनी पहचान बनाई। सिर्फ 14 बरस की उम्र में घोड़ों और डर्बी से लगाव पैदा हुआ और फिर यही शौक उन्हें पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सवारों में ले आया। आज अवैस अंजुम ना सिर्फ 300 से ज़ायद रेसेस अपने नाम कर चुके हैं, बल्कि सन 2026 की बड़ी डर्बीज जीत कर एक नई तारीख भी रकम कर चुके हैं। रफ्तार, महारत, एतमाद और मुसलसल मेहनत ने उन्हें रेसिंग की दुनिया में एक नुमाया मकाम दिया है। कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, बल्कि गिरने, संभलने, मुसलसल आगे बढ़ने से हासिल होती है। और अवैस अंजुम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। घोड़ों के साथ उनकी हमाहंगी, रेस ट्रैक पर उनका एतमाद, जीतने का जज्बा आज नौजवानों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। मजीद हमारे डर्बी चैंपियन अवैस स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से उनके सफ़र के बारे में जानते हैं कि कितने कम उम्री में उन्होंने ये शौक़ पाला है और रेसिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अवैस, सबसे पहले तो पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो यही है कि शौक़ कैसे पैदा हो गया आपको इस तरफ आने का, और महज 14 बरस की उम्र में घोड़ों का शौक़, रेसिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बेसिकली ये लेगेसी मेरे ग्रैंडफादर से चलती आ रही है। मेरे ग्रैंडफादर भी जॉकी थे, मेरे फादर भी जॉकी थे। फिर उनकी जो विनिंग पिक्स, विनिंग ट्रॉफीज़ वगैरह से मैं घर में पड़ी रहती थी, तो उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जब रेसिंग में गया, मेरे फादर ने रेस विन की, तो वहाँ की जो विनिंग सेलिब्रेट करना और ट्रॉफीज़ अचीव करना, क्राउड, इन्वॉल्वमेंट, तो उन सब चीज़ों से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और 2029 में मैंने इस फील्ड में आने का डिसीजन लिया। अच्छा, इसके लिए तो ख़ास आपको ट्रेनिंग, ना सिर्फ ट्रेनिंग करनी पड़ती है बल्कि वेट भी मैनेज करना पड़ता है अपना, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं उसको? जी, वो हम काफ़ी अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। एक हैंडीकैप निकलता है, उसके मुताबिक हमें बता देते हैं कि हमने इस वेट के ऊपर अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो उसके ऊपर हम काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं। यानी आप घोड़ों को खिलाते रहते हैं, खुद कुछ नहीं खाते हैं? जी, वो बस करना पड़ता है शौक की खातिर। अच्छा, देखिए, 300 रेसेस में फातेह होना और रवां साल में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो घुड़सवारों में नाम होना, 300 से ज़ायद रेसेस जीतना, ये कैसा एक्सपीरियंस था? डेफिनेटली आसान तो नहीं होगा। कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े तब से लेकर अब तक? आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं अल्लाह पाक का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ, और मेरी वालदैन की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कोच, जिनकी स्ट्रगल से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी विक्ट्रीज मेरे नसीब में की, तो मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक के साथ। अच्छा अवैस, नॉर्मली तो बहुत सारे लोग, उनको तो ये करियर पाथ पता भी नहीं होगा। आपकी फैमिली लेगेसी थी जिसकी वजह से आपको ये पता चला, या आपने और भी अपने दोस्तों को इस हवाले से जो है गाइड किया है कि वो इस तरफ आ सकते हैं और इस चीज़ को ज्वाइन किया जा सकता है? मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका वेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इस वजह से वो इस फील्ड में नहीं आते। शौक़ उनको है, बट वो वेट की वजह से इस फील्ड में नहीं आ सकते। ये काफ़ी डेंजरस वर्क भी है, तो इस वजह से। किस तरह से? डेंजरस यही है कि जो काफ़ी हमारी जो सी हैं, हमारी बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, या हमारी जो जान का भी ख़तरा होता है। तो अच्छा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है कि इस डेंजरस वर्क में आए वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि ख़तरनाक है, तो आज तक कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जब कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चोट लग गई हो या फ्रैक्चर हो गया हो कुछ, और उसके बाद आपने कहीं सोचा हो कि शायद मुझे ये नहीं अब करना चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी हुआ? मैंने जब अपनी कैरियर की सेकंड रेस विन की थी, उसके बाद मेरी जो लेग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके मैं 2 इयर्स के बाद दोबारा मैं यहाँ पर आया इंजरी के बाद। उसके बाद मेरी यहाँ से कॉलर बोन भी फ्रैक्चर हो गई थी, तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये जो रेसेस आप जीतते रहे हैं, इसके पीछे कोई ख़ास ट्रिक होता है? आप और क्या इंटरेक्शन होता है आपका अपने घोड़े के साथ जिसकी वजह से वो बेहतर कारकर्दगी दिखा पाता है? हम मॉर्निंग में अपने हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं, एक 2 इयर्स कोल्ड दे के, उसके ऊपर हमारा क्या नाम है, काफ़ी टाइम हम उस पर देते हैं, सर्व करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। उसके बाद एक कोल्ड्स की रेस बनती है, तो उसमें फिर पार्टिसिपेट्स करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से अभी हम आपकी रीसेंट वाली रेस की अगर बात करें, तो आप पहले मिड में थे और फिर उसके बाद अचानक से लीड किया आपने और आप जिस तरह से जीते, क्या चीज़ आपके उस वक्त दिमाग में चल रही थी और किस तरह से आपने, 1 मिनट को इंसान सोचता है कि शायद अभी मुश्किल है आगे जाना, लेकिन फिर निकल जाना और फिर जीत जाना, वो कैसा एक्सपीरियंस है? ये हर एक हॉर्स की अपनी नेचर है।
سم ہارسز ہوتے ہیں کہ وہ فرنٹ لیڈ کر کے بھاگتے ہیں اور فرنٹ ہی اچھی ریسز کرتے ہیں. اور جو میرا ہارس تھا جس میں میں نے ڈربی ون کی ہے, اس کو میں نے کافی اسٹارٹ سے ہم نے ٹریننگ کی. اس کی ٹریننگ ہم نے لانگ ڈسٹینس کی تھی, تو اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹرین کیا. ہمیں ہمارے ہارس پہ اتنا ٹرسٹ تھا, اللہ کی ذات پہ تھا کہ ہم اس کو یہاں پہ رکھ کے, ہماری ٹیم ورک کا ایک پلان تھا کہ اس ٹریک پہ اس پوزیشن پہ لے کے بیٹھیں گے اور جو ٹرو فار لانگز فائنل وہاں پر سے اس کو چارج کریں گے, تو وہاں سے اس پہ بہتر کر. اچھا, تو ابھی آپ نے ٹرسٹ کی بات کی, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک جو آپ کا ہارس ہے اور آپ جو اس کا گھڑ سوار ہے اور ایک جو گھوڑا ہے, ان کے درمیان ایک ٹرسٹ والی جو کیفیت ہے, ایک اعتماد ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک جو کامیاب جوکی ہوتا ہے, ایک جو گھڑ سوار ہوتا ہے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کیسا بانڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس ہارس کے ساتھ؟ جوکی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے, یا کوئی بھی ایتھلیٹ ہے اس کے لیے, اس کی فٹنس لیول, اس کا فٹنس لیول پورا ہونا چاہیے. اور اگر آپ جوکی کی کیا نام جوکی اور ہارس کے جو ٹرسٹ کی بات کریں تو وہ ہم جب مارننگ ورک میں ہارسز کو ٹرین کرتے ہیں تو ہمیں اتنا جج ہو جاتا ہے کہ جو یہ ہارس ہے وہ یہ چیز سوٹ کرتا ہے, یہ چیز نہیں. ہم اس کی جو نیچر کو وہ جج کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کی نیچر کے اگینسٹ اس کو بھگائیں گے تو وہ بیڈ رزلٹ دے گا. اچھا, کسی نافرمان گھوڑے سے والا پڑے؟ جی کافی بڑے ہیں. کیا ہوا واقعہ شیئر کیجیے. مارننگ ورک میں ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں جب گرا تھا تو میری یہاں سے کولر بون فریکچر ہو گئی تھی. اچھا, تو اس وقت آپ نے سوچا یا فیملی نے کہا کہ بھائی بس کر دو, اب یہ آپ نہ کریں, یہ کام یہ خطرناک ہے؟ نہیں, وہ میری والدہ جو وہ مجھے مزید سپورٹ کرتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, نیور گیو اپ, دوبارہ ٹرائی کرو. کیا بات ہے, یہ موٹیویشن گھر سے ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تبھی آپ ریسز جیتے ہیں, تبھی آپ ایسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں. پیچھے ایک پوری مشین موجود ہو جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں. میرے جو کوچ ہیں انہوں نے مجھے پہ کافی اسٹرگل کیا. والدہ کی دعائیں کہ اللہ پاک نے اتنی وکٹریز سے نوازا ہے, شکر الحمدللہ. اور والد صاحب تو خود یہ کرتے رہے ہیں, تو ٹیکنیکس وغیرہ تو بتاتے ہی ہوں گے آپ کو بھی. انہوں نے کافی مجھے ٹیکنیکس وغیرہ بتائی ہیں, ٹرکس بتائی ہیں ہارسز کے بارے میں, ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے, یا پھر 1-1.5 منٹ کی ریس ہوتی ہے, اس میں ہر سیکنڈ میں فائنل ڈیسیجن کیسے لینا ہے. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کیا یہ چیز ایکسپینڈ کر سکتی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں مزید لوگ, مزید گھوڑے, مزید ریسز دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کافی رویل پیشن ہے کہ اس فیلڈ میں آنا, اور یہ کافی مہنگا بھی ہے. یہ ہارسز وغیرہ کرنا تو یہ کافی اچھا ہے. یہ اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے مخدوم صاحب کو کہ جنہوں نے ہماری ریسنگ کو زمین سے آسمان تک لے کے آئے ہیں. انہوں نے ریسنگ کے بیچ میں کافی جون سے ہیں جو کافی بہتری لے کے آئے ہیں وہ ہماری ریسنگ کے بیچ میں. اچھا, تو ان فیوچر کیسا دیکھتے ہیں یہ جو ہارس ریسنگ کا پاکستان میں رجحان ہے, جس طرح سے لینے کہا کہ ہاں یہ کیا آپ کے خیال میں بڑھ سکتا ہے؟ ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں, اور آپ کیا یہ خواب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں ریسز؟ جی, ہمارا جو JCP ہے نا لاہور ریس کلب کا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نا یہ رجسٹرڈ ہے, بٹ ہمیں الاؤ نہیں ہے ابھی کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ میں, یورپ کنٹریز میں رائڈ کریں. تو بٹ مخدوم صاحب کے آنے سے ہمیں یہ ہوپ ہے انشاءاللہ کہ ہمیں اس چیز کی بھی پرمیشن مل جائے گی, اور ہماری جو ریسنگ ہے وہ کافی اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے مخدوم صاحب کے آنے سے. ہماری جو پوری جو بھی لاہور ریس کلب کے جتنے بھی ممبرز ہیں, ہم کافی مخدوم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کے چیئرمین بنے. انہوں نے کافی اپڈیٹ کیا کلب کو, کلب کی جو سٹیکس تھی, پرائز منی تھی, ان چیزوں کو, کلب کو, ہارسز کو کافی کیا نام ہے انہوں نے انکریز کیا. اچھا, تو رجسٹرڈ ہونے کے باوجود پرمیشن نہ ہونا, یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہاں سے پرمیشن نہیں ہے؟ وہاں سے پرمیشن نہیں ہے. رائٹ. اب یہ بھی بتائیے گا کہ کسی بھی کھیل کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے موجود ہوں. کتنے دیکھنے والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسز میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اس کھیل کو, اور کتنوں کی اور ضرورت ہے؟ منیمم بھی 10,000 کے قریب میں لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور جو ڈربی ہے وہ سال میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, اور اس ٹائم تو کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہی کراؤڈ کی اپریشیٹ کرنا, کلیپ کرنا, ان چیزوں سے میں کافی انسپائر ہو کے یہاں پہ آیا تھا. تو جو ڈریمز میں لے کے آیا تھا اس فیلڈ میں, تو اللہ پاک کے کرم سے, والدین کی دعاؤں سے اللہ پاک نے وہ سب ڈریمز میرے. اچھا, زبردست. یو آر اے ٹرینڈ ریسر ماشاءاللہ. جس طریقے سے آپ گھڑ سواری کریں, 300 سے زائد ریسز میں فاتح رہ چکے ہیں, تو آپ کے بھی اب کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, سکھاتے ہیں آپ جو کوئی؟ نہیں, ہمارے نا سیکھنے کے لیے جو ان سے وہ کوچ ہائر ہوئے ہیں, مخدوم صاحب نے کیے ہیں, وہ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں. 1 ایئر کی ٹریننگ ہوتی ہے
जिसमें वो हमें हॉर्सेस को ट्रेन करना दिखाते हैं, राइड करना बताते हैं, हर चीज़ के लिए वो एक हमारा राइडिंग स्कूल अलग है। अच्छा, वैसे हिना पूछ इसलिए रही हैं शायद कि वो अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं कि वो भी हॉर्स राइड करना चाह रही है, लेकिन ये एक आम चीज़ नहीं है। मैंने जब हॉर्स राइडिंग की है मुझे पता है कि आप टिक के बैठ भी नहीं सकते उसके ऊपर, वो इट कीप्स ऑन जंपिंग। बैलेंस काफ़ी मैटर करता है, हमारा बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और उसके रिदम के साथ आपको चलना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी ने शुरू से शुरू करना है, जैसे अली ने अब मेरा कह ही दिया, तो मैंने अगर हॉर्स राइडिंग शुरू करनी है, रेस तो बहुत दूर की बात है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ कोई एक अपने अंदर भी होनी चाहिए जो आप जो है कामयाब एक अपने अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ तो पहले डर नहीं होना चाहिए और दूसरा शौक होना चाहिए। और अगर हो थोड़ा बहुत डर तो क्या वो ख़त्म हो जाता है पहली बार घोड़े के साथ? जी, वो स्लो जब आप उसको प्यार से ट्रीट करेंगे तो आपका स्लो जो सा आपका वो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं, आपने जैसा मेंशन किया कि बहुत महंगा खेल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स आके घोड़ा ख़रीद कर ही उस खेल का हिस्सा बन सकता है। और भी बहुत सारी जहतें हैं जिससे उसका हिस्सा बना जा सकता है, जैसे कि आपका जॉकी होना और ट्रेनर्स का होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस एक सनत से वाबस्ता होती हैं। तो अभी आप क्या देखते हैं कि कितना स्कोप है नए लोगों का यहाँ आने के लिए? न्यू लोग जो विज़िटिंग देखने के लिए आते हैं वो तो काफ़ी लोग आते हैं। तो अगर आप शौक के, अगर आप यह मैटर करता है कि महंगा शौक है, तो ये काफ़ी रॉयल पैशन है, महंगा है कि हमारी जो पाकिस्तानी ब्रीड है ना, वो अगर कम से कम भी अगर आप जज करें तो वो 40 से 45 लाख का एक घोड़ा आता है। और अगर आप बाहर से इंपोर्ट करें, वो मेरे जो ओनर हैं जिनका मैं हॉर्स पे विन किया डरबी, डॉक्टर अतीक दुरानी, उन्होंने अभी अमेरिका से बाय किए हॉर्सेस, तो मिनिमम एक हॉर्स भी वो 2 करोड़ के करीब है। ओके, बहुत शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, किस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है वो हमें बता रहे थे, हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।